अल्लाह के निज़ाम में एक पत्ता भी नहीं गिरता बगैर किसी को, आपको देयर हैज़ टू बी अ रीज़न। तो ये कैसे हो सकता है? अगर छोटी से छोटी चीज़ की भी एक कॉज़ है, ये कैसे हो सकता है कि जो अमीर लोग हों, वो ऐसे ही अमीर हो जाएँ? मसलन आपके अंदर इतनी शिद्दत है कि मैंने बिज़नेस करना है, मैं ये सोच रहा हूँ, मैं एनर्जी क्रिएट कर रहा हूँ, मैं किताबें पढ़ रहा हूँ, मैं लोगों से मिल रहा हूँ, आपके घर में बैठे हुए आपको मौका मिल जाए। वो एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि वो किसी को खींच के ले आएगी जो इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हो जाए। लेकिन आपको पहले एनर्जी क्रिएट करनी पड़ेगी। कायनात के अंदर बहुत वसअत है, हर चीज़ के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जगह छोड़ी हुई है। तो ये अबंडेंस में रहें, आपको किसी की प्लेट से बिज़नेस उठाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ज़ात के अंदर एक और कहीं न कहीं बिज़नेस होगा। हम समझते हैं कि इनके हम अरबों लोग हैं दुनिया में जो कि सैकड़ों प्रोफ़ेशनों में जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये भूल चुके हैं कि हर बंदा अपनी ज़ात के अंदर एक प्रोफ़ेशन। नंबर 1 लॉ, द लॉ ऑफ कॉज़ एंड इफ़ेक्ट। देखें, ये लॉ ये कहता है कि कोई चीज़ भी बगैर किसी कॉज़ के, वजह के नहीं होती। आप यहाँ पे आए हैं ना, देयर हैज़ टू बी अ कॉज़। या कोई दुआ आपने मांगी है, या आपके बड़ों ने मांगी है, या आपको ही कुछ ना कुछ तो ज़रूर है। ऐसे कुछ नहीं होता। अल्लाह के निज़ाम में एक पत्ता भी नहीं गिरता बगैर किसी को, आपको देयर हैज़ टू बी अ रीज़न। तो ये कैसे हो सकता है? अगर छोटी से छोटी चीज़ की भी एक कॉज़ है, ये कैसे हो सकता है कि जो अमीर लोग हों, वो ऐसे ही अमीर हो जाएँ? कोई वजह ना हो? कोई तो कॉज़ होगी। क्योंकि हर कॉज़ का इफ़ेक्ट है। विदाउट कॉज़ देयर इज़ नो इफ़ेक्ट। और ये इस कानून को कवानीन कुदरत में अबुल कानून कहते हैं। कानूनों का अब्बा, फादर ऑफ द लॉज़। कि अगर आप ये समझ लें कि अक्सर का हमारे फितनों की वजह क्या है? ऐसे ही हो गया। बीमार हो गए, ऐसे ही हो गए। फेल हो गए, ऐसे ही हो गए। तरक्की हो गई, यार वो बंदा बड़ा कामयाब हो, ऐसे ही हो गई, जक लग गया। यार ऐसे तो कुछ नहीं होता भाई। ये इसका मतलब आप सच को छुपा रहे हैं। तो इसी तरह से कामयाब लोग ऐसे ही कामयाब नहीं होते। अमीर ऐसे नहीं हो जाते। इफेक्ट जो नजर आता है उसके पीछे कॉज होगी। तो ये समझ लीजिए कि कुछ करना पड़ेगा आपको इमारत में जाने के लिए। दूसरा लॉ ऑफ बिलीफ। ये लॉ ये कहता है कि वट एवर यू बिलीव अल्टीमेटली दैट्स व्हाट हैपन। ये मेरी 1995 की रोड टू सक्सेस के अंदर भी लिखी है किताब में, रोड टू सक्सेस में, लॉ ऑफ बिलीफ। जो बिलीफ है, यू बिलीव दैट यू विल नॉट हैव द मनी, यू विल नेवर हैव द मनी। You believe you are powerful, you are powerful. You believe you are not powerful, you cannot be powerful. So सबसे पहले माइंड सेट में यहाँ पे तब्दीली आती है। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। पता नहीं हमें अल्लाह की उस किताब पे भरोसा नहीं है या समझ नहीं। अल्लाह तो कह रहा है तब्दीली अंदर से आती। आप समझते हैं तब्दीली बाहर से आएगी, कोई आपको उंगली पकड़ लेगा, कोई आपको। और भाई यहाँ से तब्दीली आएगी तो एनर्जी बदलेगी तो बाहर से कुछ होगा। पहले तब्दीली यहाँ से है। पहले मैं बदलूंगा तो फिर मेरी दुनिया बदलेगी। मेरी दुनिया पहले नहीं बदलेगी, मेरी जात बदलेगी। ये है लॉ ऑफ बिलीफ। नंबर 3 इसी से मिलता हुआ लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन। मैं आखिरी जो मेरा काम था, पहले मैंने नौकरी छोड़ी, फिर मैंने वो काम शुरू किया। 2 साल बड़े मुसीबत में गुजारे। फिर अल्लाह सुब्हान तआला ने मुझे अ, एक बहुत बड़ा काम दिया। इस्लामाबाद में मैं पब्लिक सेक्टर कंसल्टिंग रिफॉर्म्स का चीफ था मुशर्रफ साहब के दौरान। तो मैंने अ, उसके बाद सोचा कि अल्लाह ये आखिरी मेरा काम, इसके बाद मैंने अब ये काम नहीं करना, मुझे इसमें रिस्क दे दें। अल्लाह ने दे दिया। वापस में आ गया। जब मैंने ये अनाउंस किया कि मैं इधर फॉर्म में आ रहा हूँ, तो मुझे लोगों ने कहा तू पागल हो गया, सठिया गया है, कैसी बातें कर रहा है यार। मैं कहा यार अल्लाह ने रिस्क अल्लाह ने देना। हाँ जी बिल्कुल। तो यार अल्लाह इधर भी दे देगा। ये जंगल था, इलाका जंगल। नहीं जी, मैं इधर आया हूँ
और रिस्क पीछे ही आया, ऐसे रिस्क आया, ऐसे रिस्क आया, इधर ही बैठ के सब कुछ, मैं यहां से बाहर नहीं, मैं कहा अल्लाह मुझे रिस्क इसी जगह पे, बहुत कुछ अल्लाह ने इधर इसी जगह पे बैठ। तो ये है लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन, इसलिए कहते हैं अच्छा गुमान करो। नहीं यार ऐसा थोड़ी हो जाता है, हमारी हम अल्लाह के ऊपर मायूसी गुनाह है, कुफ्र, शैतान आपको मायूस करेगा, ऐसा थोड़ी होता है। और यही आपके चैलेंज है कि आप उसको तोड़ें कि नहीं अल्लाह, ऐसा होता है। आप चाहें तो कुन फयाकुन, अल्लाह को चैलेंज ना करें, अल्लाह ने किसी से पूछना नहीं जाके, जब अल्लाह कहे कुन हो जा तो हो गया। कि मेरे बंदे ने मुझ पर भरोसा करके सारी दुनिया छोड़ दी है मेरी वजह से, इसका ख्याल रखना, उसका ख्याल अल्लाह के बंदों ने रखा। नंबर 4, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप अपनी जिंदगी में उन्हीं लोगों और उन्हीं वाकयात को अपनी तरफ खींचेंगे जो आपके अंदर की एनर्जी है। अगर आप दुकानदार हैं तो आपके दोस्त यार दुकानदार होंगे, आप नौकरी वाले हैं तो आपके दोस्त यार वही होंगे। आप जो आपका सोचे हैं डोमिनेंट, आप अपनी लाइफ में उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम ये आती है कि जब आपने अपना माइंडसेट चेंज करना होता है तो आपको उन लोगों से मिलना चाहिए जो आप बनना चाह रहे हैं, ना कि उनसे जो आप ऑलरेडी हैं। दोस्त यार आपके सारे मुलाजिम हैं और आप उनसे डिस्कस कर दें कि आपने बिजनेस करना, तो आप में से कोई भी ये नहीं कहेगा उनमें से कि आप बिजनेस करें। तो आपको नौकरी करते हुए रहते हुए उन लोगों से दोस्ती लगानी पड़ेगी जो कि बिजनेस में, और जब आप लगा लेंगे तो आपको रास्ते और खुलते चलेंगे। दिस इज द इंटरप्रिटेशन। वो जो है ना, अंदर से बदलोगे एनर्जी केमिस्ट्री, और ये मेटाफिजिक्स है। मेरी एनर्जी बदल जाए, आपको सोचे ना, मेरी जो सोच है उस तरह के लोग मुझे खुद दुबई से, इंग्लैंड से, कनाडा से, कहां कहां से इधर आए। एनर्जी में इतनी अट्रैक्शन है और ये मेटाफिजिकल एनर्जी है। तो अगर आप समझते हैं कि आपको जाना पड़ेगा, ये इतनी एनर्जी क्रिएट कर दें कि वो चीजें खुद आपकी तरफ आ जाए, वो अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ जाए। मसलन आपके अंदर इतनी शिद्दत है कि मैंने बिजनेस करना है, मैं ये सोच रहा हूँ, मैं एनर्जी क्रिएट कर रहा हूँ, मैं किताबें पढ़ रहा हूँ, मैं लोगों से मिल रहा हूँ, आपके घर में बैठे हुए आपको मौका मिल जाए। वो एनर्जी इतनी ज्यादा है कि वो किसी को खींच के ले आएगी जो इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हो जाए, लेकिन आपको पहले एनर्जी क्रिएट करनी पड़ेगी। हम पहले बैठे बैठे एनर्जी क्रिएट करने से पहले कहते रहते हैं। अब आप जैसे ये इस्लामाबाद की एग्जांपल ले रहा हूँ उस बंदे की, अगर वो घर में बैठे बैठे ये सोचता रहता कि यार हाँ होटल तो शुरू करना है लेकिन पैसे चाहिए ना, तो घर में तो किसी ने पैसे नहीं देने। उसने महीनों वो कोविड में काम करके अपनी नफ्स को मार के लोगों को आवाजें दे के बिरयानी बेची, तो किसी शख्स को नजर आया वो शख्स कि यार ऐसे लोग भी हैं, मैं इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करता हूँ यार, खोल। तो उसने एनर्जी क्रिएट की, तो एनर्जी ने उस बंदे को खींच लिया। वो बैंक में फिजिबिलिटी लेके नहीं गया, सीधे उसने अखबार में इश्तेहार नहीं दिया कि मुझे इन्वेस्टर चाहिए। उस बंदे की एनर्जी से वो शख्स खिंचा है, इन्वेस्टमेंट उसके घर में आ गई। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर आपके अंदर वो इतनी पुल है, मेटाफिजिकल पुल है, इतनी शिद्दत है किसी चीज की, तो वो चीजें जो उसके लिए चाहिए वो खुद खिंच के आ जाए। तो ये लॉ, इसके ऊपर मूवीज बन चुकी है सीक्रेट के नाम से, किताबें लिखी जा चुकी है, इसमें इतनी एनर्जी है और मैंने अपनी जिंदगी के तजर्बे आपको बता दिए। तो हम समझते हैं काम शुरू करेंगे तो फिर कहीं जाके उसके बारे में सीखेंगे। सीखना भाई पहले पड़ता है, एनर्जी क्रिएट कर। जब एनर्जी क्रिएट होती है तो फिर चीज आती है, ये उल्ट हिसाब नहीं है। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन। पांचवा लॉ जी, लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। हमारी जो बाहर की दुनिया ना, वो हमारी इनर दुनिया का इजहार है, का एक्सरे। अगर आपको बाहर की दुनिया में ये नजर आता है कि किल्लत है, बर्बादी है, बुरी हालत है, तो यही आपके अंदर की कैफियत होगी। अगर आप ये समझते हैं कि अल्लाह की कायनात बहुत वसी है, आपको पूरे का पूरा उस पर भरोसा है, तो आपको वाकई दुनिया बाहर वसी नजर आएगी।
आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत नजर आएगी, आपको हर चीज में से एक अपॉर्चुनिटी नजर, कि आजकल कितनी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने, ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो आज से 10 साल 5 साल 2 साल पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, आज मौजूद। इतनी वसत है इस कोविड के बाद से भी इतने बिजनेस आप सोच नहीं सकते नए काम शुरू हो गए। ये फूड पांडा जैसे लोग और इस तरह से कई ऐसे कोरियर की कंपनी है, ये जो आपको लेपर्ड वाले बताएंगे कि पिछले कोविड के 2 सालों के अंदर इनकी ग्रोथ के अंदर 70-80% इजाफा हो। तो ये सोचना कि कोई चीज खराबी है, नहीं, हर तकलीफ के बाद आसानी है। उन लोगों के लिए आसानी है जो कि अकल वाले हैं, जो कि सोचते हैं, जो सीखते हैं, अपने आप को स्ट्रेच आउट करते और अल्लाह पे भरोसा करते। लॉ ऑफ अबंडेंस आ गया। इस दुनिया में बहुत चीजों की अबंडेंस है, अपॉर्चुनिटीज की अबंडेंस है, लोगों की अबंडेंस है। जो चीज आपको चाहिए वो अल्लाह ने क्रिएट नहीं करनी, वो ऑलरेडी मौजूद है, कहीं ना कहीं मौजूद है। मैं फर्ज करें, मैं एक चीज है, मैं पाकिस्तान के अंदर उन लोगों में से हूँ जो 1995 से और 92 से होलिस्टिक हेल्थ पे बात करता हुआ। दुनिया के अंदर होलिस्टिक हेल्थ का शोबा एग्जिस्ट ही नहीं करता। पाकिस्तान में इसका नाम ही कोई नहीं था। कभी हम इसको 360 वेलनेस कहते थे, कभी हम इसको स्पिरिचुअल हेल्थ कहते थे। इंटरव्यू मेरे हो गए तो किसी ने कहा जी स्पिरिचुअल हीलर, तो किसी ने कहा मिरेकलस हीलर, नाना हीलर, नाम ही नहीं था इस शोबे का। मैं 1992 से ये कहता आ रहा हूँ कि भाई ये शोबा है और लोग इससे, और मैंने लोगों को रिकवर किया। मेरी बदलेंगे कैसे, एक 92-93 में वो, उसमें ये मैंने कहानियां लिखी। ले जी, इस वक्त दुनिया में होलिस्टिक हेल्थ, अमेरिकन होलिस्टिक हेल्थ एसोसिएशन बन चुकी है। अब मेरे जैसे कुछ लोग तो होंगे दुनिया में जिन्होंने इतनी एनर्जी क्रिएट की है कि वो मेटाफिजिकली वो मैटर में तब्दील हो गए। मैं ये नहीं कह रहा सर मैं आऊंगा, मेरे जैसे कई लोग होंगे दुनिया में जिन्होंने वो एनर्जी क्रिएट किया, पीपल हु रियली बिलीव कि ऐसा होगा। तो इस पे इतने इतराजात थे, डॉक्टरों का पूरा माफिया जो इसको एक्सेप्ट ही नहीं होने देता था। करते करते फाइनली दे सरेंडर्ड कि नहीं यार, वाकई ये शोबे में तो जान है। एक इधर से मैं हूं तो एक वो अमेरिका के अंदर वो था, क्या नाम है उसका, गुप्त, हाँ, दीपक चोपड़ा, हिंदू बंदा अमेरिकी, उसने बड़ी मेहनत की। मैं यहाँ पे इतने साल लगा रहा हूँ। तो ये बताना ये चाह रहा हूँ कि ना मुमकिन चीजें मुमकिन बन जाती है, जो कि अक्सर सोचा नहीं होता कि ऐसा हो भी जाएगा, हो गया। तो कायनात के अंदर बहुत वसअत है, हर चीज के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जगह छोड़ी हुई है। तो ये अबंडेंस पे रहें। आपको किसी की प्लेट से बिजनेस उठाने की जरूरत नहीं है, आपकी जात के अंदर एक और कहीं ना कहीं बिजनेस होगा। हम समझते हैं कि इनके हम अरबों लोग हैं दुनिया में जो कि सैकड़ों प्रोफेशनों में जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये भूल चुके हैं कि हर बंदा अपनी जात के अंदर एक प्रोफेशन, क्योंकि हम अपने आप को नहीं जानना चाहते, हम जो जो डब्बा मौजूद है उसमें फिट होना चाहते। लॉ ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब यह है कि हमेशा दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। जब तक आप इस कायनात को कुछ देंगे नहीं, आपको कुछ मिलेगा नहीं। ये अल्लाह ने कानून बना दिया, बस बना दिया। जितनी ज्यादा अहमियत की चीज या सर्विस आप दुनिया में देंगे, उतने ज्यादा आपको पैसे मिलेंगे। तो अपने आप से पूछिए कि 2 नंबरी करके आपका घर तो चल जाएगा, फरागी नहीं आएगी जब तक कि आपकी सर्विस या आपकी प्रोडक्ट किसी के कुछ मसाइल का हल हो, किसी के लिए कुछ बेहतरी कर, किसी की दुनिया में तब्दीली ला रही हो।
तो फिर पैसे ही पैसे, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई होकर दुआएं मिलती। आपने किसी की जिंदगी आसान कर दी, किसी की गाड़ी मरम्मत कर दी, धोखा नहीं किया, किसी को कोई बात बता दी, किसी को समझा दी, तो खाना आप ऐसा बना के दे रहे हैं, कुछ भी आप कर लें, लॉ ऑफ एक्सचेंज। अल्लाह ने ये कायनात जोड़ के बनाई है, इसलिए बनाई है कि आपकी जरूरत मेरी जरूरत। एक उस्ताद अच्छा उस्ताद बन जाए तो उसे किसी चीज की परेशानी नहीं है। मैं इस्लामाबाद में ऐसे दोस्त लोगों को जानता हूँ जो यूनिवर्सिटी से निकाल दिए गए कॉलेज से पढ़ाते हुए, उन्होंने घर में ट्यूशन शुरू की है। वो बंदा तकरीबन 5 साल पहले मुझे मिला, उसकी बीवी और वो इकट्ठे नौकरी करते थे, उसी यूनिवर्सिटी में उनकी शादी हुई थी। बीवी अभी भी उस यूनिवर्सिटी में काम कर रही थी, उसकी तनख्वाह 2 लाख रुपया थी। जिस यूनिवर्सिटी से उसका मियाँ निकाल दिया गया था, और मियाँ ने क्योंकि निकाल दिया गया था, घर से काम शुरू कर दिया, उसने ट्यूशन शुरू कर दी। वो ओ लेवल्स को पढ़ाता है। और 5 साल पहले उसने मुझे बताया कि अब बीवी जो उनसे 1.5 लाख रुपया कमाती है और मैं 9 लाख रुपया घर में बैठ के। क्या पढ़ाता? सिर्फ फिजिक्स, ओ लेवल्स। आप मुझे बताइए कि जिनको अल्लाह ने कुछ देना है ना, तो अल्लाह ने सिर्फ खाली फिजिक्स पढ़ाने में भी दे देना। तो मेरा और आपका जो मकसद था वो था उस शोबे में तरक्की करना, प्रोग्रेस करना, और रिस्क की परवाह ना करें। अगर मेरे शहर में बेहतरीन समोसा मैं बना लूँ ना, मैं बेहतरीन रोटी भी बना लूँ, मैं बेहतरीन साइकिल का मैकेनिक भी बन जाऊँ ना, तो मुझे रिस्क की कम। ये अल्लाह का कानून है। आप कुछ कर लें, जितना घटिया से घटिया आप सोच सकते हैं ना काम, वो भी कर लें, लेकिन टॉप पे रह के करें। आपको किसी चीज की, अगर आप इस कायनात के, ये कायनात के लोगों के लिए बेनिफिशियल है ना, तो आप भूखे नहीं मर सकते। अगर आपके घर में दाने नहीं है तो सोच लीजिए कि आप इस अल्लाह के निजाम के में मुफीद नहीं। भाई एक कंपनी है, उसमें 200 बंदा काम करता है, एक बंदे को पता चले कि ये 2 बंदों के बगैर मेरा काम नहीं चलता, तो उस बंदे को चलाने के लिए उसको हर फैसिलिटी दी जाएगी, यार ये छुट्टी ना करे, इसके बगैर मेरा काम रुक जाना। तो अल्लाह के निज़ाम में वो लोग जिनसे अल्लाह का निज़ाम चलता है, जो अल्लाह के निज़ाम में हेल्प करते हैं। यार अगर ये बंदा आज बाहर ना गया तो आज किसी को रोटी नहीं मिलेगी, किसी को मशवरा नहीं मिलेगा, किसी की सेहत खराब नहीं हो जाएगी, कोई किसी गलत हत्थे चढ़ जाएगा। अल्लाह सुब्हान तआला हमको कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। तो अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू ऐड की, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू आर पेड फॉर व्हाट यू गिव। ओके। 8वां लॉ, द लॉ ऑफ कैपिटल, जिसको अक्सर काल हम भूल जाते हैं। सबसे ज्यादा जो हमारा अहम कैपिटल है वो हमारी ह्यूमन कैपिटल, हमारी स्किल्स है, जिसको हम पॉलिश करना छोड़ देते हैं। ये सारे के सारा जो पैसा कमाया जाता है वो एट द एंड ऑफ द डे आपके दिमाग, आपके आइडिया, आपकी उस काबिलियत से ही कमाते हैं। तो वो काबिलियत यूनिवर्सिटी में जाके नहीं मिलती, वो कहीं भी मिल जाती। तो काबिलियत के ऊपर कभी भी बढ़ाने के लिए कभी भी पैसों की कमी मत कीजिएगा, क्योंकि सारा कुछ इसी के ऊपर। अपने हुनर के बारे में, शोबे के बारे में नई नई चीजें सीखें, अपनी ह्यूमन कैपिटल को पॉलिश कीजिए, नई स्किल सीखिए, उस पर अमल कीजिए, ग्रो कीजिए उसी के ऊपर। कभी ये ना हो कि आप सीखना छोड़ दें। ये सबसे ह्यूमन कैपिटल की स्टडीज अवेलेबल है, इसके ऊपर जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है दुनिया के किसी भी कैपिटल से ज्यादा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, इट इज नॉट हाउ मच यू मेक माय डियर, इट इज हाउ मच यू कीप। हमने ये किया, हमने वो किया, हमने वो बनाया, खा लिया, पी लिया, उड़ा लिया। पार्किंसंस लॉ, ये बहुत बड़ा लॉ है। ये कहता है, असल में जो लॉ था वो ये था कि द वर्क विल एक्सपेंड टू फिट द टाइम स्लॉट। आप एक काम 5 घंटे में करें तो वो 5 घंटे में हो जाएगा। आप उस बंदे को कहीं आते को 10 घंटे में, तो वो काम वही काम 10 घंटे में करें। द सेम थिंग हैपन्स व्हेन यू आर वर्किंग एंड
योर एक्सपेंस विल इंक्रीज, क्योंकि आपके एक्सपेंस भी इंक्रीज कर जाते हैं आपकी इनकम के साथ। तो वही बात जो मैंने आपको पहले बता दी कि नेट आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपकी तनख्वाह बढ़ती चली जाएगी, खर्चे भी बढ़ते, क्योंकि पार्किंसन लॉ ऑपरेट। तो वेल्थ कहां पे आएगी, अमारत कहां पे आती है, व्हेन यू ब्रेक द पार्किंसन लॉ, कि जब आप अपने खर्चों को रोक दें ताकि जो एडिशनल इनकम है वो पार्किंसन लॉ की नजर ना हो। द लॉ ऑफ टाइम पर्सपेक्टिव, दुनिया में कभी भी जो लोग कामयाब हैं वो हमेशा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव वाले कामयाब हैं। जो शॉर्ट टर्म शॉर्ट साइटेड, अल्लाह ताला आपको ही तो याद करवाने की कोशिश करता है, थोड़ा सा मैं टाइम दिया कि आखिर में पूछो, आखिरत में पूछो, लॉन्ग टर्म। तो ये रोज अल्लाह सुब्हान तआला रात को आपकी सजा और जज़ा नहीं करता, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। इसी तरीके से कामयाबी भी लॉन्ग टर्म है, 15-20 साल लग जाए, लॉन्ग टर्म। तो जिंदगी में कामयाब लोग वही हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेते हैं, शॉर्ट साइटेड डिसीजन नहीं लेते। द लॉ ऑफ एक्यूमुलेशन, every great financial achievement is the result of several smaller sacrifices and smaller acts. छोटी छोटी, हाँ मैं 500 रुपए की कॉफी पी सकता था, मैंने 100 रुपए की। मैं 2000 रुपए का बर्गर खाने की पैसे रखता हूं लेकिन मैंने 1000 का लिया। मैं 2 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीद सकता हूं लेकिन मैंने 50 लाख पे गुजारा किया। मैं वो लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकता हूं लेकिन मैंने इसको प्रेफर किया। छोटे छोटे स्टेप, सेक्रीफाइस, कुर्बानी के बगैर कुछ नहीं है। तो वो जो लोग कुर्बान अमीर हैं, वेल्थी हैं, उन्होंने जिंदगी में सैकड़ों ऐसी कुर्बानियां दी जबकि वो कुछ कर सकते थे और उन्होंने नहीं किया। और कुछ नहीं तो वो उस जो आपके माशरे में हो रहा था उस रैट रेस में शामिल नहीं हुए। उनके इर्द गिर्द के लोग नए घर खरीद रहे हैं, गाड़ियां खरीद रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं, सारे कर रहे हैं, एंड दे डिसाइडेड टू स्टे अवे। दैट इज व्हाई दे आर वेल्थी टुडे। तो छोटी छोटी एफर्ट्स जो सी हैं, छोटी छोटी सैक्रिफाइसेस जो सी हैं, छोटी छोटी कुर्बानियां जो सी हैं, ये आपके लिए बहुत कुछ आएंगे। द लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, द मोर मनी यू सेव एंड एक्यूमुलेट, द मोर मनी इट विल अट्रैक्ट। आपका पैसे के अंदर इतनी कशिश है कि वो और पैसा खुद खींचता है। जैसे हर चीज के अंदर कशिश तो है, तो पैसे के अंदर भी इतनी कशिश है। ये जो बिजनेसमैन होते हैं, रियल एस्टेट के लोग हैं, प्रॉपर्टी के लोग हैं, बिजनेस में लगे, इनके पास खुद ही खिंची चली आती हैं अपॉर्चुनिटीज, खुद ही आई जाती। वो मनी के वो अंदर से इतना ज्यादा एनर्जी, इतनी ज्यादा है कि वो एक्यूमुलेट किया जाता है, उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी है। मैं कई लोगों को जानता हूँ, लैंड पड़ा हुआ था, पया रहने दे यार, एक बंदा आगे कहता है यार ये लैंड मुझे देते हैं, ये मैं 500 अपार्टमेंट बनाने लगा हूँ, आप मेरे 50% के पार्टनर बन, जमीन आपकी। तो बैठा बैठा है, आप सोचे उस लैंड से तो कुछ नहीं हुआ, अब 500 अपार्टमेंट से सारी जिंदगी में कमाएगा। तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। द लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, शुरू में पेस छोटा होता है, पैसे का जमा होते हैं, एक स्टेज आती है कि पैसे मल्टीप्लाई होते हैं, और फिर वही बात, इसकी पुल बहुत स्ट्रांग है लॉ ऑफ ग्रेविटी की। अक्सर का हम उससे पहले हिम्मत हार जाते। ईमान इतना पक्का होना चाहिए कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट भी ले लें शुरू में हमेशा ऐड होती है, कोई काम भी कर लें शुरू में हमेशा ऐड होगा। बिजनेस को आप देख लें, शुरू में ग्रोथ कैसी होती है, 10%, 15%, फिर एक टाइम आता है मल्टीप्लायर इफेक्ट, इतनी ज्यादा आपकी वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग हो चुकी होती है कि मल्टीप्लायर इफेक्ट आने शुरू हो जाता है। एक्सेलरेशन आई थी गाड़ियों में, आप देख लें, पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, फिर चौथे में जाके स्पीड शुरू होती है। तो आप समझते हैं कि शुरू में चौथे गियर में गाड़ी चल पड़े, शुरू में नहीं चल पड़ती भाई, एक पहले में जाएगी। तो आपकी इसी तरह सेविंग थोड़ी थोड़ी होगी, लाखों से शुरू होगी, मिलियंस में पहुंचेगी, फिर जनाब 10 ऑफ मिलियंस में आएगी, ऐसे ही होगी। तो ये स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली चलता है। 5 मरले के प्लॉट, फिर 10 का कनाल, फिर
एक्सपैंड होता है, एनर्जी क्रिएट होती है, तो इसको हिम्मत ना आ रही है। लॉ ऑफ स्टॉक मार्केट, जो चीज स्टॉक्स को ऐसे ही खरीदे हैं जैसे कि आप वो कंपनी खरीद रहे हो। कभी भी वो स्टॉक मत खरीदिएगा जो आपको कंपनी ना खरीदना है। आपको लगता है यार ये कंपनी बहुत अच्छी है, मैं ये कंपनी खरीद रहा हूँ, इसका बोर्ड कौन सा है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके जनाब 10 साल का क्या चल रहा है, डिविडेंड क्या चल रहा है, इसके आगे एक्सपेंशन क्या है, इसकी नई प्रोडक्ट्स क्या आ रही है, फिर स्टॉक और खरीद के फिर भूल जाए। द लॉ ऑफ रियल एस्टेट कहती है द वैल्यू ऑफ द स्टेट, द रियल एस्टेट इज एक्चुअली the earning capacity of that property as well as the increase in the value of the property. ये प्रॉपर्टी मुझे एनुअल इतना रिटर्न दे सकती है, या ये प्रॉपर्टी की वैल्यू कितने परसेंट इंक्रीज होती या हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि नो इन्वेस्टमेंट इज गुड और बैड अगर वो ये जस्टिफाई करती है कि मुझे इसके लिए आपकी रेंटल इनकम इतनी आती है, फिर आप लें। अब वो मैं आपको फार्मूले सारे पढ़ाऊँ। तो मतलब रियल एस्टेट के पीछे जो इमोशंस हैं वहाँ, वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रोल प्ले करते जितने के फार्मूलाज हैं जो कामयाब रियल एस्टेट के इन्वेस्टर। वो ये नहीं देखते कि इलाका कौन सा है, शहर कौन सा है, प्रॉपर्टी कौन सी है, मालिक कौन, वो सिर्फ ये देखते हैं कि इसका रिटर्न क्या है। लेकिन 100 लोगों को ये नहीं पता ये मेरे लिए क्या सेफ या मेरे लिए क्या नहीं, और यहीं से वो गलती खाते हैं और सस्ते के पीछे भाग जाते हैं। बाज़ दफ़ा सस्ती चीज़ भी आपको सस्ती होने के बावजूद भी कूड़ा होती है, और बाज़ दफ़ा महंगी होने के बावजूद भी उस फार्मूले पे पूरे होते हैं। तो वो आपको रेशियोज आनी चाहिए जिसको हम इसके ऊपर